डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 10th क्लास का हिंदी गोधली भाग 2 के गद्य खंड का 8वां अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह पंडित बिरजू महाराज के जीवनी पर आधारित पाठ है। इस पाठ में बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या और मशहूर नृत्यांगना रश्मि वाजपेयी ने बातचीत के बहाने उनके जीवन के अंतरंग पहलुओं को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। छोटी उम्र में ही अपने नर्तक पिता की शागिर्दी स्वीकार करने वाले बिरजू महाराज ने जहां एक ओर कच्ची उम्र में ही अपनी अद्भुत नृत्य प्रतिभा का परिचय प्रस्तुत किया, वहीं दूसरी ओर पिताजी के देहांत के बाद उन्हें आजीविका के लिए दर दर भटकते हुए अत्यंत आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। इनका जन्म जो है वह लखनऊ में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अपने नर्तक पिता के सानिध्य में रहकर नृत्य की शिक्षा पाई थी। आज कला प्रेमी लोगों तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। यानी कि कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने एक नया आयाम दिया। वे कथक के लालित्य के कवि हैं। कथक नृत्य के क्षेत्र में उन्होंने परंपरा की रक्षा करते हुए उसमें कई नए प्रयोग किए। अगर उनके व्यक्तित्व की हम बात करें तो सौम्य, हंसमुख, मिलनसार और भोले भाले दिखने वाले बिरजू महाराज में लखनऊ घराने की कला साधना का सारा सौंदर्य एक साथ देखने को मिलता था। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। उत्तर में भी आपको बिरजू महाराज के बारे में ही जानकारियां मिलेंगी। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ और रामपुर में उनके पिताजी लंबे समय तक रहे। साथ में पूरा परिवार रहता था, इसलिए बिरजू महाराज का बचपन भी वहीं बीता। इसको एक बार और सुनिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो लखनऊ बिरजू महाराज की जन्मभूमि थी और रामपुर उनके पिता की कर्म भूमि थी। उनका पूरा परिवार वहीं रहता था। उनका बचपन जो है वह रामपुर में ही बीता था। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? ध्यान दीजिएगा, किसी इंसान की बड़ी नौकरी मिलती है, किसी इंसान को बड़ी नौकरी मिलती है तो उसे खुशी होती है, और जब उसकी नौकरी छूटती है तो उसको दुख होता है। लेकिन रामपुर के नवाब की नौकरी जब छूट गई तो बिरजू महाराज को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए कि हे हनुमान जी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो मेरी नौकरी छुड़वा दी। इसका क्या कारण था? यही कारण आपको समझना है। तब बिरजू महाराज के पिताजी लंबे अरसे से रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। उन्होंने नवाब साहब के यहाँ रहकर 22 वर्षों तक काम किया। वे अब वहाँ से जान छुड़ाना चाहते थे, इसलिए रोज हनुमान जी से प्रार्थना करते थे। जब नौकरी छूट गई तो उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज पहले
किस संस्था से जुड़े और वहाँ किसके संपर्क में आए। तो नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज पहल दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस अकादमी से जुड़े और वहाँ से कपिला जी तथा लीला कृपलानी के संपर्क में आए। एक बार और सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको याद करवा देते हैं। प्रश्न क्या है आपका? नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज पहल किस संस्था से जुड़े और वहाँ किसके संपर्क में आए। तो नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज पहल दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस अकादमी से जुड़े। ये 2 पार्ट में प्रश्न है, 2 पार्ट में उत्तर होगा कि नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज सबसे पहले दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस अकादमी से जुड़े और किसके संपर्क में आए, तो वहाँ वे कपिला जी और लीला कृपलानी के संपर्क में आए। आपको प्रश्न में ही 2-3 शब्द जोड़ देना है। किसके जगह पर हिंदुस्तानी डांस अकादमी जोड़ देना है और किसके जगह पर लीला कृपलानी और कपिला जी जोड़ देना है। आपका प्रश्न में ही ये इतने शब्द जोड़ देने से उत्तर बन जाएगा। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो अपने बाबूजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए कलकत्ता में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु कोई और नहीं थे, उनके खुद पिताजी थे और उनकी आदत थी कि वे अपना दुख किसी के आगे नहीं कहते थे। किसी का भला करने के लिए एक पैसा लेकर भी दूसरे को दे देते थे। यानी कि वह एक परोपकारी व्यक्ति थे और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वह अपना दुख किसी से नहीं कहते थे। एक शायर ने लिखा है कि बांटना हो अगर बांट दो हर खुशी, गम किसी पर कभी न करो जाहिर कभी। यानी कि जीवन में खुशियां बांटते रहना चाहिए, अपना गम जो है उसको छिपा कर रखना चाहिए और ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये गम के दिन जो हैं वह हमेशा के लिए नहीं हैं। दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दर्द सहकर जन्म लेता हर कोई इंसान। कोई जीवन में तकलीफ मिले तो उसे घबराना नहीं चाहिए। आज दर्द है तो कल खुशियां भी मिलेंगी। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। इसलिए उनके व्यक्तित्व में एक खूबी थी कि अपनी तकलीफ किसी को नहीं कहते थे और हमेशा किसी का मदद करते थे। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि हर इंसान को परमात्मा कुछ देने के काबिल बनाया है, बस उसको पहचान की जरूरत है कि वह दुनिया को क्या दे सकता है। हमेशा जमाने को कुछ देने का कोशिश कीजिए, लेने का प्रयास मत कीजिए। कुछ दीजिएगा तो कम से कम आपका नाम तो अमर हो ही जाएगा। ये मत सोचो कि जमाने ने तुम्हें क्या दिया, हमेशा ये सोचो कि जमाने को तूने क्या दिया। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज के नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? तब बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी के मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिएगा, जब उनके पिताजी नहीं रहे तो वे दर दर भटकने लगे। ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उस समय उनकी अवस्था सिर्फ 11 वर्ष की थी। सीताराम बागला नाम के एक अमीर आदमी के लड़के को वह ट्यूशन पढ़ाने लगे, उसे नृत्य सिखाने लगे और बदले में वह उन्हें पढ़ाया करता था। यानी कि वह डांस सिखाते थे और वह उनको स्कूली शिक्षा देता था। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो शंभू महाराज रिश्ते में
बिरजू महाराज के चाचा थे। वे कर्ज लेकर भी खाने पीने के शौकीन आदमी थे और इसका कारण परिवार में कलह किया करते थे। इससे लगता है कि वह अच्छे आदमी नहीं थे। खाने पीने के लिए वो कर्ज भी लेकर खाया करते थे। एक सिद्धांत कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है कि कर्ज लेकर भी जो है वो फुटानी करते हैं। तो वे इसी टाइप के इंसान थे। और बिरजू महाराज और शंभू महाराज का परिवार एक ही छत के नीचे अलग अलग रहता था। दोनों के ताल्लुकात, संबंध, रिलेशन अच्छे नहीं थे। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारती में काम करते हुए बिरजू महाराज बिना नागा किए हुए सुबह 4 बजे जाते थे, 5 से 8 बजे तक रियाज करते थे, फिर घर जाकर जल्दी जल्दी तैयार होकर 9 बजे संगीत भारती लौट आते थे और रोज सुबह 9 बजे से 2 घंटे का क्लास लेते थे। प्राय उसके बाद भी सितार गिटार का प्रैक्टिस चलता रहता था ताकि काम का बोझ हल्का हो सके। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? तब बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य बजाते थे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तब बिरजू महाराज की अवस्था 18 वर्ष की थी। तब माँ ने उनकी शादी करा दी। माँ सोचती थी कि इसके पिता यह शुभ दिन नहीं देख सके, यानी कि बेटे की शादी तो नहीं देख सके, तो कम से कम मैं तो देख लूं। बिरजू महाराज के अनुसार माँ ने यह निर्णय गलत लिया, जिससे उनके जीवन पर खराब असर पड़ा। उनकी जवाबदेही बढ़ गई। फलस्वरूप वे नौकरी करने को विवश हुए, अन्यथा संभावना कुछ और ही हो सकती थी। यानी कि शादी उनके जीवन के लिए बाधक बन गई। जिस मंजिल को वो छूना चाहते थे, उस मंजिल तक पहुंचने के वे रास्ते ही भटक गए। घर से चले थे हम तो खुशी के तलाश में, गमराह मिल गया उसी के साथ हो लिए। तो उनकी दिल की हसरत दिल में ही दबकर रह गई। यानी कि शादी उनके लिए एक तरह से किसी हद तक बर्बादी साबित हुई। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तब बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। माँ उनके लिए गुरुआइन और एक सच्ची समीक्षिका थी। वे अक्सर यह बताया करती थी कि तुम हूबहू अपने पिताजी की तरह नृत्य करते हो। इसके साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। इसमें हमने ज़्यादा प्रश्न इसलिए पढ़ाए क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से ही मैं चाहता था कि बिरजू महाराज का मैं अधिक से अधिक आपको परिचय करा दूं। इसलिए मैंने अधिक प्रश्नों को इसमें शामिल किया। इसके साथ हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल पर 10th क्लास के गोधुली के पद खंड गद्य खंड के सारे पाठ के लेक्चर उपलब्ध हैं और आपका जो वर्णिका किताब है उसके भी लेक्चर उपलब्ध है प्रश्न उत्तर के साथ। हमारे चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। और हम आपके लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। हम आपके लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं जिसका पता है www.durgatutorial.com। और हिंदी व्याकरण के भी लेक्चर उपलब्ध हैं। और जो लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग 10वीं कक्षा के छात्र हैं और वह हिंदी
नहीं पढ़ते हैं, नॉन हिंदी के छात्र हैं, यानी जो उर्दू वगैरह पढ़ते हैं, उनके लिए राष्ट्रभाषा का भी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर हमारे उपलब्ध है। आप उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फिर हमारी मुलाकात होगी किसी ग्रामर के क्लास में VVI क्वेश्चंस के साथ। परीक्षा के आसपास हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे। तब तक आप पूरे कोर्स का स्टडी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर करते रहिए। आपको कम से कम 30-35 लेक्चर मिलेंगे। काफ़ी लेक्चर हैं, 40 के आसपास वीडियो हिंदी के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रभाषा का वीडियो अपलोड हो रहा है और 10वीं कक्षा के और भी बहुत से विषय आपको मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।